नमस्कार मेरे प्यारे रैत मित्रों, मैं चिराग रेड्डी फसल से। आज मैं आपके साथ पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले हम आज पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हमारे फील्ड में आता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको हम डिले कैसे कर सकते हैं और उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, फंगिसाइड्स यानी जो हमारे प्लांट डिसीजेस को मॉनिटर करके उसको कंट्रोल करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फंगिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यानी जो हमारे खेत में आने वाले कीट या वीड या जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस केमिकल को हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। रेजिस्टेंस यानी हम जब केमिकल पेस्ट या डिसीज के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते करते उनका सेंसिटिविटी कम होके उनका कंट्रोलिंग नहीं होता है, तो हम उस मात्रा को रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये जो पेस्ट और डिसीज का या पेस्ट रेजिस्टेंस या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस या फंगिसाइड रेजिस्टेंस, हम बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको गवर्न करते हैं। यानी जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जब वो अपने अंडे से बच्चे पैदा होते हैं वो फैक्टर भी काम आता है, और उनका जेनेटिक फैक्टर भी काम आते हैं, और उनका जो जीनोटाइपिक रेजिस्टेंस है वो भी काम होके उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है। और जब हम एक ही केमिकल को बार बार यूसेज करते हैं, उसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अपने पेस्ट या फंगस में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट में कैसे होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बिहेवियरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब जब हम कीटनाशक या कुछ स्प्रे करते हैं और जब इंसेक्ट्स उसको डिटेक्ट करके अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उसको हम बिहेवियरल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जैसे हम एक ही कंपाउंड के या जैसे कि कार्बोमेट्स या इंसेक्टिसाइड्स या पैरिथ्रॉइड्स यूज करते हैं, और जब हमारे कीट उसके ऊपर फीड करना बंद कर देता है और दूसरे होस्ट पर चले जाता है, इसको हम बिहेवियरल रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यानी जब हम स्प्रे करते हैं अपने पेस्ट के ऊपर, जब मॉलिक्यूल जाके उसके बॉडी के ऊपर बैठ जाता है और जब वो पेस्ट के बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता या कम मात्रा में पेनिट्रेट होता है, तो इसको हम पेनिट्रेट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। दूसरा है मेटाबॉलिज्म रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं पेस्ट, वो अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज करके हमारे दिए हुए केमिकल का असर ना पड़ के वो जब सरवाइव होता है, उसको हम मेटाबॉलिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। आखिरी है ऑल्टरनेट टारगेट साइट रेजिस्टेंस, यानी जैसे कि हम एक अगर स्प्रे करते हैं इंसेक्ट को, जब वो अपने ऊपर स्केल डेवलप कर लेता है, यानी जैसे कि आप मिली बग ले लो, जब हम मिली बग के ऊपर स्प्रे करते हैं उसके ऊपर स्केल होता है, जो जितना भी स्प्रे उस पर पड़ता है वो मिली बग के ऊपर असर नहीं पड़ता, तो इसको हम ऑल्टरनेट टारगेट साइट रेजिस्टेंस कहते हैं। और अब मैं बोलता हूं फंगिसाइड रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म के बारे में। इसमें भी उसी की तरह काम करता है जैसे कि ऑल्टर टारगेट साइट, यानी जब हम फंगिसाइड को अप्लाई करते हैं एक टारगेट साइट पे और वो जाके उसके ऊपर बैठता है और वो फंक्शन जो हमारा फंगस है उसके ऊपर काम नहीं करता, तो इसको हम ऑल्टर टारगेट साइट कहते हैं। यानी कि जो हम केमिकल डालते हैं, हम उसको जाके उसके रेस्पिरेटरी या प्रोडक्टिविटी के साइड के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करता। इसका मतलब उसका जो टारगेट साइट है ऑल्टर हो जाता है, तो इसको हम ऑल्टर टारगेट साइट कहते हैं। इसमें दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब फंगल सेल एक मैकेनिज्म में काम करता रहता है, जब हम स्प्रे करते हैं तब वो अपना जो हम स्प्रे करते उसको फॉरेन कंपाउंड के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करता है। जब आइडेंटिफाई करता है तो फंगस दूसरे जगह जाने का प्रयास करता है, या वो जो फंगिसाइड हमने डाला है उसको बहुत तुरंत इनएक्टिवेट होके वो वहीं गिर जाता है और दूसरी जगह स्प्रेड होने में हेल्प करता है। तीसरा है रिमूवल, यानी कि जब हम फंगिसाइड स्प्रे करते हैं टारगेट साइट पे, तो फंगस क्या करता है, उसको इमीडिएट से इमीडिएट रिमूव करना चाहता है, या वो आपका स्टोमेटल ओपनिंग में घुस जाता है, या ह्यूमिडिटी के कारण उसमें वॉश आउट हो सकता है। तो बाकी सारे फैक्टर्स जो रिमूवल में हेल्प करता है, इसके द्वारा भी वो अपने आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा है रिड्यूस अपटेक ऑफ फंगिसाइड्स, यानी कि रिपीटेड यूज ऑफ फंगिसाइड्स के कारण
कोई मात्रा में जो फंगस रह जाता है वो थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसके कारण हम जब भी फंगिसाइड अप्लाई करते हैं वो स्लोली स्लोली इनटेक होके उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, तो इसके कारण वो भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अब अभी आपने देखा कि मैकेनिज्म्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम रेजिस्टेंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर चांस है हमको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किस कारण डेवलप हो सकता है, तो और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे आसान काम होता है हम जो हमारे पौधे डालते हैं या सीड्स डालते हैं वो क्या रेजिस्टेंस है या नहीं, यानी कि जो हमारे प्लांट है वो पेस्ट और डिसीज टॉलरेंट या रेजिस्टेंस वैरायटी है कि नहीं। जब हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करते हैं तो उसके ऊपर ये जो फंगस या पेस्ट अटैक होना बहुत कम होता है, तो इसके कारण हम अपना स्प्रे भी कम कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी कम मात्रा में डेवलप होती है। और दूसरा होता है जो हमारा खेत में हम क्रॉप डालते हैं तो उसमें हम ऑप्टिमम ग्रोथ देखते हैं, यानी कि अननेसेसरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ना करें, ज्यादा पानी ना दें। तो हम ओवरऑल अपना प्लांट का जब हेल्थ मेंटेन करते हैं तो तब प्लांट को ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप होता है और जो अपने अंदर बिल्ट रहता है वो इम्यूनिटी के द्वारा वो जो पेस्ट और डिसीज आता है उसको वो प्रिवेंट कर सकता है। जब वो ना करे तभी हम उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है क्रॉप रोटेशन, यानी कि अगर एक ही बार हम 2-3 साल लगातार चिल्ली या टोमेटो या कैप्सिकम डालें तो उसके ऊपर आने वाले पेस्ट भी सिमिलर हो जाते हैं और जो भी हम स्प्रे करते हैं उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो हमारे पौधे भी हेल्थी रहेंगे और हमारे पेस्ट और डिसीज भी कम आएंगे और हमारा सॉइल भी हेल्थी रहेगा। तो उसके कारण हम बहुत सारे पॉजिटिव देख सकते हैं, यानी कि स्प्रे में भी कम देख सकते हैं और क्रॉप रोटेशन करते हैं हमारा सॉइल हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। और दूसरा और सबसे लास्ट है जब हम वीड कंट्रोल करते हैं या वीडिंग करते हैं तो हम जब टिलेज अगर यूज करते हैं तो उसके कारण भी हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। इन सबको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं और इसको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ना कल ओनली केमिकल यूज करके हम ऑर्गेनिक की तरह भी हम पेस्टिसाइड पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारे खेत में ना आए और उसके साथ साथ हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है स्काउटिंग एक्टिविटी, यानी कि हम जब पौधे लगाते हैं हमको पता रहता है कि पेस्ट और डिसीज कौन से वातावरण या मौसम में आ सकता है, तो तब हम रेगुलरली 1 दिन या 2 दिन में एक बार फील्ड घूम के स्काउटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट के लीफ, अपर लीफ या लोअर लीफ देखते या उसके फ्लावर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट कैसे हो, तो इसके ऊपर हम एक नजर डाल सकते हैं। नजर डालने से हमें क्या पता चलेगा ये पेस्ट है या डिसीज है। अगर पेस्ट आया है या डिसीज आया भी है, क्या ये हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अगर बहुत नुकसान पहुंचाएगा तो हम इसको फिर केमिकल कौन सा यूज कर सकते हैं। अगर वो नुकसान नहीं पहुंचेगा तो इसको हम नॉर्मली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज करके इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो स्काउटिंग करने के द्वारा ये सब हम अंदाजा लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा है जो हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका ब्रेकडाउन पीरियड कितना है, यानी कि एक पेस्टिसाइड जब हम यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट लिखा रहता है कि हम 21 डेज या 25 डेज तक दोबारा स्प्रे नहीं कर सकते या उसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम जो केमिकल है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर जो डिग्रेड हो जाता है तो उसको यूज करने से बहुत बेहतरीन होगा। दूसरा है बायो कंट्रोल यूसेज, यानी कि बायो कंट्रोल जो है ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या जो भी ऑल्टरनेट नेचुरल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उपलब्धित पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है तो उसको हम यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ इंसेक्ट और डिसीज को कंट्रोल करना, यानी कि अगर टोमेटो में हमारा मिलीबग या थ्रिप्स आता है वो दूसरे जगह भी पाए जा सकते हैं, तो उसको हम जब निकालते हैं, यानी कि जैसे कि वीड, हमारे टोमेटो के आसपास वीड है या मेज है या जो भी अन्य क्रॉप है जिसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठ के फिर हमारे क्रॉप में आ सकता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इन सबको हम कंबाइन करके पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का रेजिस्टेंस को कैसे हम अपने खेत में अवॉइड करके हम अपने यील्ड ज्यादा ला सकते हैं। तो सबसे पहला है, जो हम फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स सेलेक्ट करते हैं उस पर बहुत महत्वपूर्ण या गौर करने का जरूरी होता है। यानी कि जैसे हम एक फंगिसाइड लिया, उसको स्प्रे किया, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो दूसरे केमिकल के द्वारा मिक्स होता है या नहीं होगा, तो उसके ऊपर क्या असर होगा, हमारे पौधों के ऊपर क्या असर होगा। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमको जो है फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होगा। एक बार अगर एक या दो के ऊपर पेस्ट या डिसीज पाए जाते हैं तो हम मिक्सिंग करते हैं। तो उसको हम टैंक मिक्सिंग बोल सकते हैं या प्री मिक्स बोल सकते हैं। टैंक मिक्स यानी हम खुद जाके जो दवाइयां लाते हैं उसको हम दो अलग अलग दवाइयों को मिक्स करके जब मारते हैं उसको हम टैंक्स मिक्स बोलते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसमें सिंगल साइट एक्शन क्या है और मल्टी साइट एक्शन फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स क्या है। तो जब हम दो अलग अलग तरीके के फंगिसाइड्स को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तब हम बहुत सारे जो भी प्रेजेंट है, एक या दो या तीन पेस्ट या डिसीज प्रेजेंट है, उसको हम एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है प्री मिक्स। प्री मिक्स यानी जो कंपनी के द्वारा दो या तीन मॉलिक्यूल से बना हुआ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स मिलता है, उसको हम प्री मिक्स कहते हैं। तो इसको भी हम कंपनी के मेजरमेंट या कंपनी के गाइडलाइंस के द्वारा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो दो से ज्यादा पेस्ट और डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आपका फंगिसाइड जो है उसको रोटेशन में मारना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 4 फंगिसाइड्स है या 4 पेस्टिसाइड्स है जिनके मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो हम चारों को 4 बार मार सकते हैं। अगर दो ब्रांड नेम अलग अलग है, जैसे इमिडा क्लोरोपिड में 2 अलग अलग केमिकल हैं और उसके ब्रांड नेम अलग है, एक कंपनी का नाम अगर होगा रोको और दूसरे कंपनी में रिडोमिल एमजेड होगा, तो हम स्प्लिट करके एक मार के दूसरे ग्रुप में हम मार सकते हैं। तब ये रोटेशन करने से हमारा क्या होगा, जो हमारे रोटेशन होगा फंगिसाइड से डिफरेंट मैकेनिज्म होगा उसके एक्शन के द्वारा, तो उसके वजह से जो हमारा फील्ड लेवल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आजकल आप जो है डिसीज और पेस्ट प्रिडिक्शन मॉडल के द्वारा भी आपको पता चल जाता है कि पहले कंडीशन में पेस्ट और डिसीज का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हम प्रिवेंटिव स्प्रे लेने से उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें पता रहता है कि पेस्ट और डिसीज कौन से वातावरण में सबसे ज्यादा आएंगे और नुकसान पहुंचाने में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तब हम प्रिवेंटिव स्प्रे लेते हैं, तब जो लिमिटेड पॉपुलेशन मौजूद होगा अपने खेत में तो वो तुरंत मर जाता है और उसके पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ता। तो हमें जो है क्यूरेटिव स्प्रेस में भी ज्यादा फोकस नहीं करने पड़ते, तो प्रिवेंटिव स्प्रे ही हमारा काम हो जाता है। तो ये करते करते हम फील्ड स्काउटिंग भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमने प्रिवेंटिव स्प्रे अप्लाई किया क्या वो काम किया, क्या वो काम करने के बाद हमारा पेस्ट और डिसीज का पॉपुलेशन कम हुआ या नहीं। तो इसके द्वारा भी हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के लेबल में जो डोसेज लिखा रहता है उसको हम अगर करेक्ट फॉलो करते हैं तो हमारे जो पेस्ट और डिसीज के रेजिस्टेंस को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब हम सीड्स लेते हैं या सीड्स खरीदते हैं वो ट्रीटेड होता है, लेकिन अगर चांस है तो हम दोबारा ट्रीट करके अगर हम सीड्स को डालते हैं तो उसके द्वारा भी आने वाले पेस्ट और डिसीज का कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें रेजिस्टेंस भी हम कम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। यानी कि जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं या एक्सेस फर्टिलाइजर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन हम ज्यादा मात्रा में देते हैं तो हमारे डिसीज और पेस्ट के संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट सक्यूलेंट हो जाती है, उसके जो लीव्स है वो सक्यूलेंट हो जाती है और डिसीज और पेस्ट अटैक होने में उसको बहुत सहायता देती है। तो हम एग्रोनॉमी प्रैक्टिस में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कौन से स्टेज में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसके कारण हमारे प्लांट का हेल्थ भी ओवरऑल मेंटेन होगा, हमारा खर्चा भी कम होगा और रेजिस्टेंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो भी स्टेप्स हमने देखा तो उसको अगर ब्रीफ में मैं कह दूं तो
जब हम स्प्रे करते हैं या स्प्रे से पहले करने फील्ड स्काउटिंग करते हैं तो हम एक बार हमारे खेत को पूरा घूम के नजरअंदाज कर सकते हैं कि कौन से पेस्ट और डिसीज है, तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल प्रिवेंटिव स्प्रेस ले सकते हैं। दूसरा है जो प्रिवेंटिव स्प्रे लेने से पहले अगर हमारे पास मॉडल है या कुछ इक्विपमेंट है जो हमें बता सकता है कि आपके कंजीनियल कंडीशंस क्या है, तो उसके ऊपर भी हम उसके डिसीजन को लेके हम अपने स्प्रेस को ले सकते हैं। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप रोटेशन करना, हमारे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को सही तरह इस्तेमाल करना, और जैसे कि हम ट्रैप क्रॉप डालते हैं, मल्चिंग डालते हैं, तो इन सब के कारण भी हम पेस्ट और डिसीज अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस है उसको घटा के हमारे जो एफिशिएंट स्प्रेस है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारा फसल इसमें क्या महत्वपूर्ण इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैंने कहा प्रिडिक्टिंग पेस्ट और मॉडल, इरिगेशन एडवाइजरी, फर्टिलाइजर, ये सब देके आपके ओवरऑल क्रॉप हेल्थ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके स्प्रे का कॉस्टिंग भी कम होगा और आपका प्लांट का ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन होगा। इसके साथ आपका यील्ड भी ज्यादा आएगा। आज इतना ही दोस्तों। अगर कुछ आपका क्वेश्चन है या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।